नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम पहले बता रहे हैं, कल कोई स्टोरी नहीं आएगी, बस नहीं आएगी। अरे देखो, बर्थडे वाले दिन तो किसी को भी छुट्टी देनी चाहिए ना। और वैसे भी अगर मैं चाहूँ भी ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे दोस्त एक तो हमारी पटक पटक कर पिटाई करेंगे, दूसरा हमारा ये चैनल वैनल सब बंद करके हमारी फ़ोन को तोड़ ताड़ के रख देंगे। तो हम वैसे रिस्क नहीं ले सकते। जंगली दोस्त है ना, तो उनकी जगह हमें ही समझना पड़ता है। लेकिन यार जिगरा है जिगरा, तो इस कारण से कल के लिए हमें छुट्टी दीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, एक काम ज़रूर करना, कल मुस्कुराना ज़रूर, हमें अच्छा लगेगा। और आज तो अभी स्माइल कर दो, अरे कर दो। हाँ नहीं तो गुस्सा दिलाते रहते हो बेमतलब। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा और माया दोनों के बीच कुछ अंतिम संवाद होते हैं और उसके बाद आयशा माया के घर से निकल जाती है, जहाँ के दरवाजे अब उसके लिए शायद हमेशा के लिए बंद थे। अब आगे समय बहुत तेजी से बीतता है जब आप कुछ ना सोचें, और जब आपका शरीर किसी रोबोटिक मोड पर आ जाए तो समय की जैसे सुध ही नहीं रहती। कुछ ऐसा ही अब आयशा के साथ हो रहा था। आयशा ने खुद को काम में डुबो दिया था, जैसे किसी ने उसके भीतर शोर को शांत करने का एकमात्र यही रास्ता बताया था उसे। रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, डेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, हर चीज में उसने अपना वजूद खोल दिया था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब वो ऑफिस से घर लौटती, कमरे की खामोशी उसकी सांसों से टकराती थी। दीवारें अब भी वही थी, पर अब वो माया की छाया नहीं देती थी। वीकडेज पर दीप का कॉल आ जाता था कभी कभी, और हर बार जैसे आयशा एक नया बहाना तलाशती, लेकिन जानती थी वो कि वो एक खूबसूरत रिश्ते में है जहां उसे वक्त देना चाहिए। ऐसा नहीं है कोशिश नहीं की थी उसने, की थी, लेकिन मन जहां ना माने वहां दिल का क्या काम। कुछ ऐसा ही हाल था उसका। हर बार दीप एक ही सवाल, कहाँ हो यार, मिलो कभी, आज जल्दी फ्री हो गया हूँ, कॉफी पर चले। और हर बार आयशा का वही बहाना, नहीं यार दीप, घर जाना है, काफी थक गई हूँ। हालांकि कभी कभी ऐसा नहीं होता। दीप के साथ वो मिलती, बैठती, बातें करती, दीप अपनी बातों में मगन रहता और उसकी तरफ देख आयशा किसी रोबोट की तरह सिर हिलाते रहती। जीवन में सब कुछ था, सुकून था, अच्छी जॉब थी, अच्छे पोजीशन थे, अच्छी सैलरी थी, और साथ ही एक बेहद प्यारा पार्टनर। बावजूद इसके एक कोना था जो खाली था, एक कोना था जो सूना था, एक कोना था जो भरने की जिद करता था। वो चाहता था कि वहाँ कोई उसे छुए, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस कोने तक किसी की भी रोशनी नहीं पहुँच पा रही थी, और वो उसी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। ऑफिस पहुंचते ही आयशा अपने कामों में लग जाती थी। बातें होती थी, नई स्टोरी, आइडिया, ट्रेंडिंग मुद्दे, और कभी कभी माया के लेख की लोकप्रियता पर भी। लेकिन जैसे सब कुछ सतही हो, छूने से पहले ही फिसल जाता था। दीप के श्राद्ध की सामय अब डेट जैसी लगने लगी थी, जिसमें आयशा शरीक तो होती थी, उपस्थित भी, पर शामिल नहीं होती थी। कभी कभी अवनी, विवेक, दीप और आयशा चारों मिलते बाहर डिनर पर, हंसी की आवाजें गूंजती, वेटर से मजाक होते, बचपन की बातें, अवनी के ऑफिस ड्रामा और विवेक की किचन कहानियां। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये था कि ना ही माया सहगल के दोस्तों के होठों पर उसके नाम आते थे और ना ही आयशा के। और आयशा को लगता जैसे उसकी आत्मा की एक खिड़की हमेशा खुली है और वहां से ठंडी हवा भीतर आती रहती है।
उस हवा में माया की गंध होती, उसकी आवाज का एक छुपा हुआ कंपन, जैसे कोई अधूरा वाक्य हो जो अब भी उसके कानों में गूंजता हो। कभी कभी सोचती थी वो कि मैं दीप से बात करते हुए खुद को देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि मैं नहीं हूँ वहाँ, मैं किसी और जगह हूँ, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं मालूम। एक शाम दीप ने यूं ही पूछ लिया, क्या तुम मुझसे भाग रही हो आयशा? वो चुप रही, क्या ही जवाब देती, बस मुस्कुराने की कोशिश की थी उसने, वो मुस्कान जो केवल होठों तक सीमित थी। और जैसे उसके मन ने कहा कि कभी कभी भागना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आखिर इसकी लड़ाई उसके खुद के अंतरात्मा से थी। इधर माया की कोई खबर नहीं थी, न सोशल मीडिया पर न प्रकाशकों के जरिए, बस कभी कभी किसी वेबसाइट पर उसका पुराना लेख दोबारा वायरल हो जाता और आयशा उसे देर तक पढ़ती, शब्दों के बीच उसकी सांसें ढूंढती, उसकी आंखें कुछ देर बंद रहती और फिर वो कहती, तुम अब भी लिखती हो, मैं अब भी तुम्हें पढ़ती हूँ, लेकिन हम दोनों अब एक दूसरे से नहीं मिलते। कभी कभी इंसान इतने लोगों के बीच होता है कि अकेला और तेज चुभता है। वो रातें जब दीप के साथ डिनर से लौटकर वो अपनी बालकनी में बैठती और माया की चुप्पियों की किताबें खोलती, दीवार पर टंगी तस्वीर को देखती, एक अनाम तस्वीर जिसमें कुछ धुंधले रंग की रेखाएं हैं, जिसे माया ने कभी उसे चुपचाप उपहार में दिया था। वो अब समझ चुकी थी कि कभी कभी कुछ चीजें नाम नहीं लेती, पर सबसे ऊंची आवाजें करती है। एक दिन अवनी ने यूं ही उससे कह दिया था, तू बहुत बदल गई आयशा, पहले तुम सवाल करती थी, अब बस चुपचाप देखती हो। आयशा ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी जवाबों की जगह मौन ले लेता है और वहीं से शायद रिश्तों की ऐसी शुरुआत होती है जो हमें आईना दिखाती है। आयशा अब ऑफिस देर तक रुकने लगी थी। शायद दीप से छूटने का बहाना चाहिए था, ताकि दीप उससे पूछ ना पाए, और अगर वो पूछे तो आयशा के पास एक वैलिड रीजन हो। आखिर रिश्ते में रह के बार बार ना कहना दीप के साथ भी तो धोखा ही था। जहां फाइलें निपटा कर पहले वो अपने घर दौड़ती थी, माया के घर दौड़ती थी, अब वहां सिर्फ टेबल लैंप जलता रहता और स्क्रीन पर नीली रोशनी में उसकी आंखें खोई रहती थी। दीप के कॉल्स आने बंद नहीं हुए थे, लेकिन अब जवाब मिलना एक चमत्कार जैसा होता था। और जब भी वो कॉल करता, आयशा के पास अब उत्तर होते, सच्चे उत्तर। सॉरी यार, अभी इंटरव्यू एडिट कर रही हूँ, अभी नहीं दीप, थक गई हूँ, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसे जाने कितने ही बहाने वो अब तक बना चुकी थी, लेकिन थकान शरीर की थी जो उतर जाती, सखान तो आत्मा की थी। किसी नाम को भीतर से बार बार पुकारने और जुबान पर ना लाने की थकान थी वो। उस दिन कुछ खास नहीं था, बस ऑफिस पहुंचते ही एक उमस भरी सुबह थी दिल्ली की। चाय की चुस्कियों के बीच उसके मेन पोर्टल के लिए एक लेख आया और वो लेख प्रकाशित करने उसे दिया गया। अनकहे पत्र एक गुमनाम लेखिका के, गुमनाम लेखिका माया सहगल के निजी पत्र जो अब सार्वजनिक हो गए हैं। शीर्षक के नीचे एक फीचर जिसमें एक पुराने अज्ञात नाम से कुछ पत्रों को प्रकाशित किया गया था और इसे ही उस मीडिया पर डालना था। आयशा, आयशा के लिए ये नाम जैसे सुकून था और ये पत्र जैसे उसके इतने दिन की उदासी पर लगाया गया एक मरहम। पत्र में कोई नाम नहीं था, पर लेखनी उसकी थी, नाम उसका था। ये पत्र बेनाम रिश्तों पर था शायद, और माया के पत्र को वो प्रकाशित करती है। कुछ लोग आते हैं जैसे बरसात के बाद पहली हवा,
और फिर जब चले जाते हैं तो पूरा मौसम बदल जाता है। पर हवा की आदत नहीं बदलती। कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते पर अधूरे भी नहीं रहते। उनके आसपास एक साया बना रहता है, जहाँ कोई नाम नहीं होता, कोई पता नहीं होता, पर जब सांस लेते हैं तो वो सबसे पहले वही साया महसूस करते हैं। मैंने उसे कभी थामा नहीं, शायद डरती थी कि मेरी हथेलियों में उसकी गर्मी से पहले मेरी ठंडक उसे छू जाएगी और वो भी मेरी तरह ठंडी हो जाएगी। वो आई थी बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बेरंग कमरे को रंगीन करने की दुनिया में कदम रखती हो, और फिर वो गई जैसे कोई कविता पूरी हो गई हो। उसका जाना इतना भी अखड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियां बाकी रह गई हो उस कविता की। कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। मैं अब लिखती हूँ जैसे खुद से माफी मांगती हूँ, क्योंकि उससे जो ना कहा गया वो हर शब्द से ज्यादा भारी है। और ये पंक्तियां शायद किसी ऐसे दिल तक पहुंच पाए जो मेरा नहीं है, पर मेरा सब कुछ उसी दिल में रखा है। वो बैठ ही रही देर तक। कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें थी, ज़हन कहीं और चल रहे थे कीबोर्ड पर हाथ। उसे अचानक याद आया एक शाम जब माया ने कहा था, शब्द कभी किसी के नहीं होते, लेकिन जो उन्हें महसूस कर ले वो उसके अपने हो जाते हैं। वो पत्र माया ने शायद कभी उसके लिए नहीं लिखा था, पर आयशा को लगा कि हर पंक्ति ऐसे धड़क रही थी जैसे आयशा की आत्मा पर उकेरी गई हो। और फिर आयशा ने वो पेज प्रिंट किया, चुपचाप अपने ऑफिस के लॉकर में रखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चिट्ठी जो खो जाने से पहले आखिरकार बचा ली गई हो। अपनी से अभी भी कभी कभार मिलना हो जाता था। विवेक ने एक बार उससे कहा था, पता है आयशा, मैं तेरे से बात तो करता हूँ पर तेरे में वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और आयशा मुस्कुरा देती। कुछ चीजें समय के साथ बदल जाती है मिस्टर विवेक। आपके अंदर भी तो बदल गई। पहले आप कितनी गहरी गहरी बातें करते थे, देखो अब इश्क में पड़कर कहाँ चल दी। और विवेक बस मुस्कुरा देता था। माया का नाम जैसे किसी ने समाज से ही बैन कर दिया था। ना कोई जिक्र, ना कोई सवाल। दीप तक अब माया की बात नहीं करता था और ना ही अवनी और विवेक, क्योंकि शायद पता था कि आयशा के लिए ये सही नहीं। रात में जब सब सो जाते आयशा छत पर चली जाती थी, हाथ में वही प्रिंट किया हुआ पन्ना और आंखों में अंधेरा जो माया के शब्दों से भर जाता। उसे लगा माया गई थी, पर जो गया था वो एक शख्स नहीं, एक भाषा थी जो अब सिर्फ उसके भीतर बोली जाती थी। जिसके लिए लिखा गया था वो कभी जानेगा नहीं शायद, लेकिन जिसने पढ़ा उसने जैसे सब जान लिया था। कुछ ऐसी ही कहानी थी आयशा की। और आयशा इस बेदर्द दिनों से अब थक रही थी, उब रही थी। जिंदगी जैसे जीने की जगह अब काटने का जरिया बन गई थी। कोई नहीं था जिससे वो बातें कर सके, या किसी से बात करने की इच्छा नहीं बची थी। और इसी उधेड़ बुन के बीच एक रात ऑफिस से निकलने के बाद जाने क्या सोचकर, लेकिन कुछ तो सोचा था उसने, और वो दीप को फोन कर दिया। खुद को आईने में देखा। थकान उसकी आंखों में नहीं, उसकी रूह में बस चुकी थी। कभी कभी इंसान थकता कहाँ है, खाली हो जाता है। आज का दिन भी शायद वैसा ही था। हेलो दीप। हाँ बोल, क्या प्लान है आज का? घर आओगे? कॉफी बनाऊंगी तुम्हारे लिए, बस आ जाना। कुछ देर तक चुप्पी के बाद जवाब आता है, ऑन द वे, जल्दी आ रहा हूँ। और इतना कहकर फोन रख दिया गया। आयशा ने आज पहली बार बहुत दिनों के बाद खुद के लिए कॉफी बनाई। वो कॉफी जिसमें दूध थोड़ा कम होता और बातों का वक्त ज्यादा। दीप पहुंचा। दरवाजा खोलते ही कुछ बोलने ही वाला था कि उसने आयशा की आंखें देखी
और सब सवाल जैसे वहीं ठहर गए थे। वो बस अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। आयशा ने बिना कुछ कहे 2 मग उसके सामने रखे। फिर वो चुपचाप उसके बगल में आकर बैठ गई। धीरे से उसका कांधा पकड़ा और अपना सिर रख दिया। कुछ देर तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। दीप ने उसका सर हल्के से सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आयशा ने ना सिर हिलाया ना कुछ कहा, बस उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई। वो कुछ कहने के लिए नहीं बैठी थी आज, बल्कि कुछ ना कहने के लिए शायद बैठी थी। दीप समझता था कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, कुछ लम्हों के मतलब नहीं पूछे जाते, बस रहने दिया जाता है। और तभी वो धीरे से कहती है, पता है दीप, कभी कभी किसी के पास रहना भी काफी होता है, बिना पूछे बिना बोले, बस ऐसे ही। दीप ने मग उठाया, एक सिप लिया और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जब ऐसे चुप रहती हो तब सबसे ज्यादा वो खतरनाक होता है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही? तो याद रखो आयशा कि मैं तुम्हारा दोस्त पहले हूं। और इसके साथ ही दीप कहता है, वैसे एक बात कहूं, कॉफी अच्छी बनी है। तुम्हारे लिए बनाना हमेशा आसान रहा, पर हाथ कांप रहे थे आज। और दीप फिर से मग को टेबल पर रखता है। क्यों इतनी सख्ती कब से आने लगी तुम में? जब दिल ने चुप रहना सीख लिया। बोल दो, जो कहना है वो कह दो, मत रोको खुद को आज। और आयशा उसके कांधे से उठकर उसकी आंखों की तरफ देखती है और इसके साथ कहती, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो दीप। और दीप मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। जानता हूं, और शायद यही गलती थी हमारी। गलती मतलब जो था वो झूठ था। झूठ नहीं था दीप, पर जो होना चाहिए था वो कभी था ही नहीं। तो अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, हालांकि कोशिश की थी मैंने। कमाल की बात है ना आयशा, तुमने मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश की, फिर भी तुमसे नहीं हुआ। खैर, वो एक बार फिर से कॉफी मग उठाता है, एक सिप लेता है और कहता है, मैं जानता था। क्या? कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कब से? बहुत पहले से आयशा। तो फिर कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि कभी कभी कुछ झूठ थोड़े दिन सुकून दे जाता है। मैं शायद अपना सुकून जी रहा था, लेकिन वही सुकून तुम्हारा दर्द भी बन सकता था। तुम्हें क्या लगा कभी बना नहीं? फिर भी इस रिश्ते में बने रहे, फिर भी कोशिश नहीं की कि इसे खत्म कर दिया जाए। तुम भी तो कोशिश ही कर रही थी ना आयशा, और शायद मैं भी कोशिश कर रहा था कि एक दिन शायद मैं जीत लूं इस दिल को, अपनी थोड़ी बचकानी आदतों से, थोड़ी शैतानियों से, थोड़ा तुमसे बातें करके। पर नहीं हुआ ना। आयशा की आंखें भीगती। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, तुम मत दो। बस इतना कह दो कि तुम अभी मेरी दोस्त हो, वो तो, और हमेशा रहूंगी, लेकिन सिर्फ दोस्त। दीप अपनी कॉफी रखता है। तेरे लिए दोस्त बनकर रहना आसान होगा नहीं, पर सच से भागना और मुश्किल कर देगा सब कुछ। गंभीर होते हुए दीप ने उसकी तरफ देखा। तो इस सच से भाग कर तो खुद को बचा लेगी, लेकिन जिस सच्चाई से तू भाग रही है उसका क्या होगा आयशा? तू किसकी बात कर रहा है? आयशा की नजरें झुकी थी, जैसे वो जानती जरूर थी लेकिन अपने होठों से नहीं कबूलना चाहती थी।
उसकी जितनी किताबें आज भी तेरे पास है ना, उससे पता चलता है। दीप मत छोड़, उस बात को मत छेड़ प्लीज। सबको दिखता है आयशा, तुझसे ज्यादा शायद सबको दिखता है और सब समझते हैं। या तो तू अंधी है या तो फिर देखना नहीं चाहती, या देख कर भी अनदेखा कर रही। क्या फर्क पड़ता है अब देख। मैंने तेरे साथ भी गलत कर दिया इस रिश्ते में आकर। मैंने उस रिश्ते को भी खत्म कर दिया। बहुत देर कर दी ना मैंने। वो दीप की तरफ देखती है, आंखों में आंसू उभरे हुए थे। खुद को पहचानने में, समझने में बहुत देर कर दिया ना मैंने। दीप धीरे से मुस्कुराता है। प्यार देर से भी समझो तो भी सच्चा होता है। तू बस अब झूठ से बचना सीख ले। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ दीप। रह ले, लेकिन दूर खुद से मत हो जाना। वैसे भी तू काफी बदल चुकी है। हमारी आयशा हमें पहले वाली ही अच्छी लगती। वो धीरे से उठता है, उसके सिर के पास आता है और उसके सिर को चूमता है। आंखें बंद थी, आंसू की एक बूंद जैसे टपक पड़ी थी आयशा के सिर पर। मोहब्बत तो मैंने की थी तुझसे आयशा, बहुत मोहब्बत की थी। लेकिन शायद मोहब्बत हर किसी के नसीब की चीज नहीं। और तू देख, मेरे तो खैर नसीब में नहीं थी, तूने तो नसीब को ही लात मार दी। खैर अभी भी मौका है, छोड़ना मत। माफी चाहती हूँ दीप मैं तुझसे। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन मोहब्बत में अगर दर्द ना हो तो ये मोहब्बत कैसी। खैर मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी दोस्ती बच गई। और वो जाते जाते पलट कर कहता है, और हाँ, जब दिल को बात समझ में आ गई है तो देर मत करना आयशा। इंतजार करना और उसका नाम पुकारना। मैंने ये महसूस किया है, अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए तो यार तक आवाज जरूर पहुंचती है। ये संवाद सिर्फ उन दोनों के बीच ब्रेकअप नहीं, ये दो परिपक्व इंसानों के बीच मौन समझदारी की पराकाष्ठा थी। दीप का ये जता देना कि उसे दर्द है, लेकिन फिर भी वो आयशा को बिना सिकवा छोड़े जा रहा है और उसे आयशा के किरदार की परिपक्वता और आने वाले मोड़ के लिए जगह देता है। ये रिश्ते कितने कठिन हो सकते हैं, ये शायद इतना आसान नहीं था समझना। आयशा एक टूटे रिश्ते के बाद पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रही थी, और इसी खालीपन में माया की याद किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि एक धीमी सांस की तरह आती है। इस रात जब सब शांत होता है तब भीतर का सबसे बड़ा सच सर उठाता है, और उस सच को वो छिपा नहीं पाती। रात की हवा में ठंडक थी, लेकिन आयशा की रूह में कुछ और ही सिहरन थी। आज दीप के जाने के बाद घर शांत हो गया था, और शायद मन भी, लेकिन भीतर उसके कुछ टूट कर फिर जुड़कर फिर ढहकर नया आकार ले रहा था। वो खिड़की के पास खड़ी थी जहां कभी माया के लिए फूल रखे थे, अब बस खामोशी रखी थी। बाहर की हवा में कुछ पुरानी महक तैर रही थी, जैसे उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी किताबों की खुशबू। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा हल्के से खुलता है। आयशा बेटा। आयशा चौंकती है लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करती। आंटी, इतनी रात को आप सोई नहीं अभी तक? सब ठीक है ना? सिर झुकाए हुए आंटी अंदर आती। मैं तो तुझसे पूछने आई थी, क्या सब ठीक है? हाँ, मतलब बस थोड़ी थकान है। और आंटी उसे गौर से देखती है। थकान आंखों में नहीं होती बेटा, दिल में होती है, और जब दिल थक जाए तो आंखें सब कह देती है।
आयशा चुप रहती है। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तू खोई खोई है, कुछ बदल गया है ना? पता नहीं आंटी, जैसे कुछ भारी सा उतर गया हो, फिर भी सब खाली लग रहा है। तो क्यों नहीं कह देती जो मन में है? बोझ बांटने से ही तो उतरता है। धीरे से शब्द कम पड़ जाते हैं आंटी, और डर भी लगता है। आंटी उसके नजदीक आती है, उसे कुर्सी पर बिठाती है। डर किससे है? मुझसे, दुनिया से, या खुद से? खुद से, और शायद सबसे ज्यादा। तो आज खुद को माफ कर दे और बता क्या है तेरे दिल में। आंटी, माया सहगल को जानती है? वो जो किताबें लिखती है ना, बहुत अच्छे से। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। कुछ देर की चुप्पी थी। आयशा को लगा जैसे वो एक बार फिर से परखी जाएगी, जांची जाएगी सामाजिक बंधन में आंटी की नजरों में। लेकिन फिर मुस्कान उभरती है उनके चेहरे। ये तो मैं कब से जानती हूँ, लेकिन तू आज क्यों बता रही है? और आयशा हैरानी से, आप जानती हैं? सिर पर हाथ रखते हुए आंटी उसके पास बैठती है। हाँ, जानती हूँ। जब वो बीमार पड़ी थी और तू अपने घर से सारा सामान लेकर उसकी देखभाल के लिए गई थी, उसी दिन से जानती हूँ। तेरी आंखों में दिखा था। आयशा के भीतर कुछ टूटता है, आंखों से आंसू बहने लगते। पर आंटी, अब मैं क्या करूं? अब तो सब पीछे छूट गया। छूटता वही है बेटा जिसे हम पकड़ना छोड़ देते हैं। क्या कभी सो कोशिश की तूने उसे थामने की? नहीं, हर बार डर गई थी, और अब वो खामोशी में चली गई है। तो अब तू क्यों कुछ नहीं कहती? क्योंकि अब शर्म आती है कि इतनी देर लग गई मुझे समझने में। शर्म प्यार में नहीं होता बेटा। प्यार तो वैसे भी देरी से ही आता है, और जब आता है तो सब भुला देता है। पर वो लौटेगी भी तो नहीं, कौन कहता है? प्रेम लौटता नहीं, वो भीतर बैठा रहता है। और जब आप उसे बहुत खूबसूरत मन से पुकारते हो, तो उसके लौट आने की गुंजाइश हमेशा होती है। पर रास्ता आंटी, मेरे पास तो अब कोई रास्ता भी नहीं बचा। रास्ते बनाए जाते हैं आयशा। जो दिल से चलता है उसे मंजिल का पता समय देता है। उसके लिए आप रास्ते मत बनाओ, बस उसे पुकारो और दिल के साथ चलो। तो आपका कहना है कि मैं इंतजार करूं? हाँ, इंतजार कर, लेकिन खामोशी से नहीं, सच्चाई के साथ। और हर बार पुकार उसे, आसमां की तरफ देखते हुए, सितारों की तरफ देखते हुए, जैसे इस वातावरण में तू उसकी आवाज को गुंजा दे। वो उस तक जरूर पहुंचेगी। आयशा अपने आंसू पोंछती है और उनके गले लग जाती है। आप इतनी आसानी से सब कैसे समझ लेती? क्योंकि मोहब्बत तो मैंने भी की थी ना किसी से। तो मोहब्बत को समझना आसान होता है, और तू तो वैसे भी खुली किताब है, तुझे तो कोई भी समझ ले। इतना कहकर वो उसके सिर पर हाथ फेरती है। लेकिन तू देर मत कर, लिख दे, कह दे, शायद वो जो अब तक उसी मोड़ पर छोड़ आई है। और अगर उसने माफ नहीं किया तो आंटी, जो प्यार करता है वो माफ नहीं करता बेटा। लेकिन हाँ, वो समझता जरूर है। मोहब्बत माफी नहीं देती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मोहब्बत से माफी की उम्मीद करते हैं। मोहब्बत चोट लगने के बाद उसकी माफी स्वीकार नहीं करती। लेकिन आप अगर धीरे धीरे उस चोट पर मरहम लगाओ तो वो घाव भर देती है, और मोहब्बत अपने रंग से उस घाव को धीरे धीरे छिपा देती है।
अगर उसने भी मुझसे, तब उसे थाम लेना, फिर उसे कभी मत जाने देना। थक गई हूँ आंटी, बस अब नहीं छिपना चाहती। तो किसने कहा छिपने के लिए सच्चा प्रेम शब्द मांगता है? आई लव हर। माया, सुन रही हो ना तुम? उसे सुनना आयशा आता है। वो सुन रही होगी, जहाँ भी होगी। तू बस उसे आवाज दे और अपनी दिल की बात कह। देखना, वो तेरे तक किसी भी रास्ते से आएगी, लेकिन आएगी जरूर। बस तू खुद को मत रोकना, क्योंकि प्रेम अपने रास्ते खुद बना लेगा। लेकिन उस रास्ते पर चलना, तड़पना और आवाज देना तो हमें ही पड़ता है बच्चे। और इसके साथ साथ एक खूबसूरत भरा इंतजार करना, ऐसा इंतजार जहाँ लगे कि तू उसके साथ है और वो तेरे साथ हमेशा। और इसके साथ ही वो उसके सिर को चूमती है। चल, अब रात काफी हो गई है, तू भी आराम कर और मैं भी जाती हूँ। ये बूढ़ी आंखें ज्यादा रात तक जगी तो कल खुलेगी नहीं। आंटी, ऐसे नहीं कहते ना। अच्छा बाबा, नहीं कहते, लेकिन सो जाना, मैं बीच रात में उठकर देखूंगी। और इतना कहकर वो उनके माथे को चूमती है और चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल जाती। आयशा अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। चांद की तरफ देखते हुए उसने बस इतना ही कहा, आई लव यू माया, आई लव यू। क्या मेरी आवाज सच में आप तक पहुंच रही है? तो प्लीज वापस आ जाना, प्लीज। इतनी बड़ी सजा मत देना मुझे इस गलती की। और इसके साथ ही वो अपने बिस्तर की तरफ बढ़ जाती है। माया की किताब हाथ में लिए उसे सीने से लगाए वो अपने बिस्तर पर आंख बंद कर लेटी। क्या होना था जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखे। लवलेस।